So students, till now what we have gone through is zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics. उसके बाद हमने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी देखी, काफ़ी सारी नई प्रोसेसेस भी देखी आपने, लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस. तो इन सारी प्रोसेसेस में हमने ये देखा कि हाउ वी कैन वर्क ऑन द इक्वेशन जो हमें फर्स्ट लॉ में मिली थी. उसकी इक्वेशन को यूज करके हम किस तरह से वर्क डन निकालते हैं, किस तरह से हम हीट ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं. सो वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, ओके, एंड उसमें इक्वेशन कैसे फॉलो करनी है. सो व्हाट योर रोल नाउ इज, जितने भी हमने ये सारे फर्स्ट लॉ में डेरिवेशंस किए, जस्ट डू इट अगेन एंड अगेन, ओके. सो दैट विल स्ट्रेंथन यू टू सॉल्व आउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट. वो डेरिवेशन भी कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, so you should understand that, okay. PV raised to the power gamma equals to constant हमने देखा था, ठीक है. तो इस तरह के जो डेरिवेशंस हैं जो हमने किए, तो you should be thorough with those, okay. Today एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको कि डिलीटेड पोर्शन में हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ये पोर्शन वो है जो डिलीट कर दिया गया है, ओके, जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, ओके. सो दिस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वुड बी आवर लास्ट टॉपिक, बट इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट दूंगा कार्नोट इंजन के बारे में, क्योंकि वैसे कार्नोट इंजन इट इज ऑल्सो हीट इंजन. तो ये इस सेशन के हिसाब से वी विल नॉट बी कवरिंग दिस इन डिटेल, लेकिन ये नॉलेज होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी नॉलेज से ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आप अच्छे से समझ पाओगे, ओके. सो उसके बाद एक मेयर्स रिलेशन के बारे में हमने बात की थी, Cp माइनस CV इक्वल्स टू R. आज हम इसका प्रूफ देखेंगे. इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, मैंने उस टाइम भी कहा था वील डिस्कस इट लेटर ऑन कैसे प्रूव होता है, ओके. सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या कहता है. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये आपको बताता है एफिशिएंसी के बारे में. एफिशिएंसी इन द सेंस इट सेज, थर्मोडायनामिक्स में अभी आपने देखा कि बहुत सारे एक्सेप्शंस लेते हैं, बहुत सारे अजम्पशंस लेते हैं, ठीक है, दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगा, आइडियल गैस किस टाइप की होती है, उसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट हैं, उन्हीं के बेसिस पे जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो सेकंड लॉ उसको अपोज करता है. मतलब आप ये समझो कि फर्स्ट लॉ जो था, फर्स्ट लॉ ने हमें क्या बताया, फर्स्ट लॉ ने हमें सिंपली बताया ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में. जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो वो पुराना वीडियो देख के और फिर आगे बढ़ना, नहीं तो ये कंसेप्ट आपके लूज होते जाएंगे, ठीक है. तो फर्स्ट लॉ ने हमें बताया हीट ट्रांसफर मतलब कि अगर एक बॉडी है आपके पास, लेट्स से ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है और दूसरी बॉडी है ये लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस पे है, अगर हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, यहां से यहां हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे ट्रांसफर होगा. कब तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री नहीं हो जाता. यही होगा भाई, बराबर टेम्परेचर हो जाना चाहिए, ठीक है. अब आप कहोगे सर यहां तो 100 में से ये गया तो 50 हो गया, लेकिन यहां तो 10 से 50 हुआ, लॉस तो 50 का हुआ लेकिन गेन 50 का नहीं हुआ. तो इसको आप चेंज कर लो, इट शुड बी एट एन इक्विवेलेंट पोजिशन, ठीक है, इट शुड बी एट एन इक्विवेलेंट पोजीशन. दोनों की स्टेट इक्वलाइज हो जानी चाहिए, ठीक है, दोनों एक सेम टेम्परेचर पे आ जाने चाहिए, ठीक है. गेटिंग द लॉजिक. तो बेसिकली जब ये हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा, ठीक है. अब इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंसिव बनाएं अगर, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. पानी के केस में यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली. अब क्या होगा, 100 डिग्री से अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक लाएं तो ये 50 पे चला जाएगा, ये 50 पे चला जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा. थर्मल इक्विलिब्रियम आपको याद होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम काफी डिटेल में डिस्कस किया था हमने, एंड जो जीरोथ लॉ है वो इसी बारे में तो बात करता है. जीरोथ लॉ जो है वो इसी बारे में बात करता है, ओके. सो फर्स्ट लॉ में हमने ये देखा कि हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर की इक्वेशन भी देखी हमने, वर्क डन भी देखा, ठीक है. सो पॉइंट इज, आपको यह समझ में आना चाहिए कि इस लॉ ने हमें यह तो बताया कि हीट ट्रांसफर होगा, बट किस डायरेक्शन में होगा ये नहीं बताया. इस लॉ के हिसाब से तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस से आप 0 डिग्री सेल्सियस तक आ सकते हो तो वापस 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस भी आ सकते हो. बट प्रैक्टिकली आप सोचो, अगर आपके पास एक लेट्स से आपने एक बीकर में पानी लिया, ठीक है, एंड
उसको आपने हीट किया, आपने हीट किया तो वो एवापोरेट हो गया, यानी कि उसने हीट ली एंड वो एवापोरेट हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं इसको दोबारा करो, इसको उल्टा करो, इन द सेंस इफ आई से कि जो एवापोरेट हुआ था उससे वापस से पानी बना के दिखाओ, सो इट वुड नॉट बी पॉसिबल। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। मैं अभी लिखवाऊंगा आपको इंपॉर्टेंट, मैं एक लिख के बताऊंगा लिमिटेशंस और सेकंड लॉ के भी जो दो स्टेटमेंट्स हैं, तो जस्ट पॉज द वीडियो और आप उसको लिख लेना अच्छे से। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। चलो, ये टेम्परेचर का कई बार होता है, लॉजिक नहीं समझ में आता, कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो उनके लिए मैं सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं आपको। एनसीईआरटी में या जो बुक्स आप फॉलो करते होंगे कुछ, उसमें मिलता है ये एग्जांपल ज्यादातर, कि भाई एक कंटेनर है, इसमें एक ये डिवाइडर लगा हुआ है और इसमें कुछ कुछ गैस है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ गैस है और इसमें भी कुछ कुछ गैस है। ठीक है, इसमें अलग गैस है, इसमें गैस 1 है, इसमें गैस 2 है, इस तरह से दिस इज गैस 1, दिस इज गैस 2, और ये जो लगा हुआ है ये चीज, ये क्या है? ये है डिवाइडर। लेट्स से एक वॉल है, ठीक है, एक डिवाइडिंग वॉल है जो इन दोनों को रोके हुई है। ठीक है, ये कई एग्जांपल हमने YouTube वाले में भी देखे थे। YouTube का जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक वो स्लाइडिंग जो होता है उसमें ब्रिज, वो कैसे चेंज होता है एंड ऑल। तो अब अगर ये डिवाइडर को हटा दिया जाए, मान लो इस डिवाइडर को हम हटा दें तो क्या होगा? इस डिवाइडर को अगर हम हटा देंगे तो क्या होगा? सिंपल ये होगा, ये मिक्स हो जाएगी गैस। ठीक है, अब मिक्स होने के बाद अगर मैं बोलूं आपसे कि ठीक है, पहले डिवाइडर था, दोनों अलग अलग थी, अब डिवाइडर हटाने के बाद ये दोनों मिक्स हो गई। अब मिक्स होने के बाद अगर मैं दोबारा डिवाइडर लगा देता हूं, अगले केस में मैं आपको बोलता हूं चलो हम दोबारा डिवाइडर लगा देते हैं, तो क्या होगा? क्या ये गैसेस वापस अलग अलग हो जाएंगी? नहीं होंगी। ठीक है, तो यही कुछ लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ की, जिनको क्लियर आउट करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्लियरली स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि व्हाट कुड हैपन। ठीक है, क्योंकि इस लॉ के हिसाब से तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हीट इधर फ्लो कर सकती है तो वापस भी फ्लो कर सकती है। मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस वाली चीज को आप अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक ले आए तो 0 डिग्री सेल्सियस से वापस 100 डिग्री सेल्सियस तक भी ला सकते हो। बट इसमें यह नहीं बताया गया है कि यहां से यहां लाना इजी है, बट यहां से यहां वापस ले जाने में एक वर्क डन लगता है, एक मेहनत लगती है। अब आप सिंपली सोचो, आपके घर में जब क्या होता है, जैसे आपके घर में सबके घर में मोटर लगी हुई होगी, यू नो, घर पे सबका आजकल तो वो मीटर भी आ गए हैं कि जब पानी भर जाता है ऊपर टैंक में तो अलार्म आ जाता है। दीज आर न्यू थिंग्स व्हिच आर कमिंग अप इनटू द मार्केट जस्ट ड्यू टू आवर लेजीनेस। सो पॉइंट इज व्हाट हैपेंस, वो मोटर क्या करती है? वो मोटर नीचे जो एक टैंक रखा हुआ है फुल पानी का, वहां से पानी लेके ऊपर पहुंचाती है। ठीक है, आप सोचो कि अगर हम इस लॉ के हिसाब से चलें विच सेज के सिंपल है कि फर्स्ट लॉ यही कहता है कि भाई बस उसने जितना वर्क डन करना है और उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल कंसेप्ट है उनके, उसके लिए एक्सटर्नल चीजों की जरूरत नहीं है, यही कहता है फर्स्ट लॉ। तो पॉइंट इज वो मोटर की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? भाई पानी आप कह रहे हो कि भाई ऊपर बहुत सारा पानी भरा हुआ है, उसको अगर नीचे आना है तो कुछ भी नहीं है, ऊपर जो टैंक भरा हुआ है अगर नीचे का टैंक खाली है तो यहां से नीचे से जैसे ही हम वॉल खोलेंगे वहां से पानी आ जाएगा। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, अब नीचे वाला टैंक भरा हुआ है, ऊपर वाला टैंक खाली है और पानी को पहुंचाना है ऊपर, तो बिना उस मोटर के आप नहीं पहुंचा सकते। वो मोटर क्या कर रही है? दैट मोटर इज स्पेसिफिकली डूइंग अ वर्क, वो एक मेहनत कर रही है। इट इज प्रोवाइडिंग द वर्क विच इज ड्राइविंग दैट वाटर फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल, यानी कि आप एक्सटर्नल वर्क दे रहे हो। ठीक है, आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यही चीज सेकंड लॉ कहता है। सेकंड लॉ कहता है कि भैया जब तक ये एक्सटर्नल चीज नहीं आएगी ना, तब तक आप ये नहीं सोच सकते कि आप नीचे से ऊपर तक पानी ट्रांसफर कर दोगे या फिर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर कर दोगे विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क। ओके, अभी हम डिटेल में इसको और देखते हैं। अभी आई होप ये एग्जांपल से आपको काफी क्लैरिटी आई होगी। नाउ विल मूव आउट टू द लिमिटेशंस एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ। ओके, सो लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ एक तो याद होना चाहिए आपको, इट सेज कि जो फर्स्ट लॉ का लॉजिक क्या है, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हमेशा माइंड में होना चाहिए कि भैया आपने जो भी हीट दी है किसी बॉडी को,
दैट विल बी इक्वल टू, भाई हीट आप किसी को दे रहे हो तो क्या होगा, हीट आप किसी को भी दे रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, इफ यू आर गिविंग हीट तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने लगेंगे और तेज चलने लगेंगे, मूवमेंट बढ़ जाएगा उसमें। एक मिनट पॉज ही करो। सो मूवमेंट बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, जैसे ही मूवमेंट बढ़ेगा उसमें मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, अंडरस्टैंड, वाइब्रेशन बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा और ज्यादा रैंडम वो लोग मूव करने लगेंगे, मॉलिक्यूल्स मूव करने लगेंगे गैस के, तो व्हाट वुड हैपन, उसकी इंटरनल एनर्जी पे इफेक्ट पड़ रहा है, इंटरनल एनर्जी पे इफेक्ट पड़ रहा है और क्या हो रहा है, वो हीट हो रहा है, कंटिन्यूसली हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वो सिस्टम वर्क कर रहा है। तो बेसिकली यही मतलब है इसका कि जो भी हीट आपने दी है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वर्क डन एंड द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, यही बात की थी हमने एक बार, इसीलिए मैं कह रहा हूं रेगुलरली कि प्रीवियस वीडियोस आप जितना रेगुलर देखोगे उतना ज्यादा आपको आगे की चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, ठीक है। सो लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं कि उसकी लिमिटेशन क्या थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, द फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट इट डू नॉट डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। भाई किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, सिर्फ हायर टू लोअर होगा, हमें मालूम है। ठीक है, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी कि हाँ हीट जो ट्रांसफर होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे होती है, बट ये चीज इसमें डिफाइन नहीं की गई है। ओके, नो डिटेल्स अबाउट द कंडीशंस ऑफ दिस ट्रांसफर ऑफ हीट। बेसिकली इस ट्रांसफर, ये जो ट्रांसफर होगा हीट का और जो वर्क डन होगा, इसकी जो प्रॉपर कंडीशंस होंगी उसके बारे में कोई डिफाइन नहीं है। यानी कि जैसा मैंने बताया था 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तो पहुंच गया, अब 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाएगा इसके हिसाब से। तो गेटिंग द लॉजिक, तो समझो लॉजिक को, 100 डिग्री सेल्सियस से 50-50 पे पहुंच गया, अब मैं बोलूं कि इसको रिवर्सिबल कर दो तो इसके हिसाब से तो वो भी हो सकता है, कोई कंडीशन डिफाइन नहीं है हीट ट्रांसफर की। ठीक है, इसके हिसाब से तो जब 50-50 हो गया, 100 और 0 को कनेक्ट किया तो 50-50 हो गया था, अब इसके हिसाब से तो 50 से वापस 100 भी 50 को वापस देके 100 और 0 की स्टेट को वापस लाया जा सकता है विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क, विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल एफर्ट। ठीक है, या भाई आपके दिमाग में कंसेप्ट आ रहा होगा कि सर फ्रिज में होता तो है, रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं हमारे उसमें होता तो है, भाई कोई भी चीज आप ज्यादा टेम्परेचर पर रख दो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। अरे तो उसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ होता है, द कंप्रेसर विच यू आर यूजिंग इन दैट रेफ्रिजरेटर, उसका काम क्या है, उसका काम ही ये काम करना है। व्हाट इज द वर्क ऑफ दैट कंप्रेसर, यही है कि वो उसमें से हीट निकाल लेता है, तो वो वर्क कर रहा है ना, हीट निकाल रहा है ना, हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तब उसका टेम्परेचर लो हो रहा है। गेटिंग द लॉजिक, सो वो चीज भी इसमें कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। तीसरी, नो लिमिट फॉर दिस ट्रांसफर, भाई कोई लिमिट ही नहीं है, इनके हिसाब से चले हैं तो इट्स लाइक सिंपल लॉजिक पे चल रहे हैं ये तो, कि हाँ ठीक है ये ट्रांसफर अगर स्टार्ट हो गया तो आप कितना भी वर्क डन करा सकते हो। अब इसको आप इमेजिन करो, इनके हिसाब से तो अगर हीट देना हमने स्टार्ट किया तो हम अनलिमिटेड वर्क ले सकते हैं उस सिस्टम से। अगर आपको हीट बराबर मिलती जा रही है तो आप बिना एक्स्ट्रा हीट, मतलब हीट को रिजेक्ट किए या बिना उसकी वजह से जो इफेक्ट्स पैदा होते हैं उन पे ध्यान दिए आप वर्क कराए जा सकते हो सिस्टम से। सो व्हाट डू यू मीन टू से इज, व्हेन अ शिप इज रनिंग इन द सी, व्हेन द शिप इज इन द सी, वो जब चल रहा है वहां पे तो उसको क्या चाहिए, सिर्फ हीट। ठीक है, पानी में भी तो गर्मी होती है, ओशन वाटर्स जो होते हैं हाई लेवल पे जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है, उसने उसमें से हीट ली और चल रहा है मस्ती से। अगर कोई टेंशन ही नहीं है, अगर उसमें कोई वियर एंड टेयर नहीं हो रहा है, उस हीट की वजह से कोई इफेक्ट पैदा नहीं हो रहा है, सिर्फ चलने की बात है, तो उसमें से हीट लेके वो कंटिन्यूस चल सकता है। बट वाई इट डू नॉट हैपन्स, अरे चलेगा, पेट्रोल और डीजल जो हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, पेट्रोल से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट कंज्यूम होती है, और 1 लीटर पेट्रोल डलाया है तो एक लिमिटेड अमाउंट तक गाड़ी चलती है। क्यों, वाई, वो कंज्यूम हो रहा है, उसके बाद वो कंज्यूम होके उसमें से जो रेजिड्यू निकलता है तो वो सिस्टम कुछ इजेक्ट भी तो कर रहा है। गेटिंग द लॉजिक, सो सिस्टम इज टेकिंग द इनपुट, इजेक्टिंग समथिंग, एंड दिस इज हाउ द साइकिल गोज। इसके हिसाब से चलें तो इट टेक्स ओनली एंड इट डूज वर्क, इजेक्शन का कोई पाथ ही नहीं है। गेटिंग द लॉजिक, हम खाए जा रहे हैं, मजे किए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, मजे किए जा रहे हैं, खा रहे हैं तो वो जा कहां रहा है। Getting the logic. So these are the real life examples जिनसे आप समझ सकते हो। गाड़ी जब हम चलाते हैं, what happens? जब हम गाड़ी चलाते हैं, so what happens? We use petrol, we use diesel. So आपने उसको यूज किया, एक लिमिटेड अमाउंट आपने डलवाया, तो you would be able to drive a limited amount only. Okay? The bike would utilize that much of fuel and then it would eject the residuals. जो धुआं निकलता है, जो पोल्यूशन होता है हमारी गाड़ियों में से, वो क्या है, उसी का बाय प्रोडक्ट है। उसने इनपुट लिया,
आउटपुट दिया और गाड़ी ने भी वर्क डन किया, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द साइकिल। अभी आगे और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर राइट नाउ जस्ट रिमेंबर कि दीज आर द 3 लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में वी हैव 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है। एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक है क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट 2 है, मतलब सेम है, ठीक है। सेकेंड लॉ सिंपल से कहता है कि इस तरह की कोई मशीन हम नहीं बना सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन सच अ मशीन, ठीक है। मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूं, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन सिंपल टर्म्स, ठीक है, विद अ डायग्राम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, सुनो और लिखते भी जाना साथ के साथ। तो पहले समझ लो, फिर आप वीडियो दोबारा देख के उसको लिख भी सकते हो, ठीक है। फॉर राइट नाउ अंडरस्टैंड जो मैं पढ़ रहा हूं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन और अ मशीन which will produce no effect other than extracting heat from a reservoir performing an equivalent amount of work. Getting the logic? इसके आगे बढ़ने से पहले let's move on to engine, ताकि आपको थोड़ा इनकी वर्डिंग समझ में आए, why are they talking like in these terms। और ये चीज ध्यान रखना कि ठीक है, हीट इंजन इन्होंने डिलीट कर दिया है सिलेबस में से, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, कुछ चीजें समझने के लिए ये जो मैंने टॉपिक लिखा है यहाँ पे कार्नोट इंजन, वो इसीलिए लिखा है कि आपको थोड़ा सा इनसाइट रहे टॉपिक की, ठीक है। तो इट सिंपली सेज क्या होता है इंजन का, थोड़ा सा एक रफ स्केच देखो आप कि किस तरह से इंजन बनते हैं एंड व्हाट हैपेंस। ये होता है सोर्स, ठीक है, एंड यहां पे इट इज द मशीन एंड ये होता है सिंक। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वे वी हैव सोर्स एट टेम्परेचर T1 एंड ये होता है इंजन जो सोर्स से कनेक्टेड होता है एंड द सेम इंजन इज कनेक्टेड टू अ सिंक, ठीक है। सिंक और सोर्स इज बेसिकली अ प्रोवाइडर ऑफ हीट, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर पे होता है, T1 ग्रेटर देन T2 होता है इसमें, ये भी एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो सोर्स जो होता है वो T1 टेम्परेचर पे है, तो ये क्या करेगा, इसका काम होता है इसको हीट प्रोवाइड करना, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इस प्रोवाइडेड हीट से कुछ वर्क डन करेगा और बाकी की हीट जो काम नहीं आई उसको इजेक्ट कर देगा। किस पे, सिंक को। ये हीट लेगा, काम करेगा और जो हीट बचेगी उसको इजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली हीट इसने Q1 ली और Q2 रिजेक्ट कर दी, तो टोटल वर्क डन कितनी हीट से किया, Q1 माइनस Q2 से, यानी कि वी कैन से दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, ठीक, ओके। एक टर्म यहां पे आती है जो आपको पता होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, एफिशिएंसी का मतलब आप समझते हो, एफिशिएंसी मतलब कोई भी चीज कितना काम कर रही है। अगर हम उसको Q1 हीट दे रहे हैं, उसमें वो वर्क डन कर रही है W, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, W बाय Q1 इंटू 100, और इंटू 100 का लिए परसेंट में निकालने के लिए, ठीक है। तो W बाय Q1 इंटू 100% और W क्या होता है, Q1 माइनस Q2, सो वी पुट अप द वैल्यूज Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100%, ओके। सो एफिशिएंसी वुड बी 1 माइनस Q2 बाय Q1 इंटू 100%, ठीक है। तो सेकेंड लॉ इसी के बारे में। अब आपको स्टेटमेंट और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया आपको। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से चलें तो इट डू नॉट टॉक्स अबाउट दिस Q2 पार्ट, जो इजेक्शन हो रहा है, वो बस कह रहा है कि हीट लेता जाए वर्क डन करता जाए, हीट लेता जाए वर्क डन करता जाए। मींस कोई भी मशीन है उसकी कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं होगी, वो बस वर्क करे जा रही है कंटिन्यूअसली, दैट्स इट। कोई इजेक्शन ही नहीं है उसमें, कोई वियर एंड टियर ही नहीं आ रहा उसके, ना तो कोई आवाज आ रही है उसमें से, ना वो कहीं भी किसी भी तरह से हीट इजेक्ट कर रहा है, बस वो यूज करता जा रहा है। 100% एफिशिएंट सिस्टम। मतलब बेसिकली देखो ना, अगर हम Q2 को 0 कर दें, इस Q2 को अगर 0 कर दिया जाए तो क्या होगा, ये Q2 अगर 0 आ गया तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 100%, ठीक है। 100% मतलब समझ रहे हो कि मतलब आपने अगर एक कितना भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जैसे फ्यूल लिया तो उसमें आपकी गाड़ी चलती रहेगी, वो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक का, वो क्या कहता है वो सुनो दोबारा से। सो इट सेज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन व्हिच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट। नो इफेक्ट मतलब व्हिच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग द हीट from a reservoir, that is the source,
परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, सेकेंड लॉ इसी चीज को अपोज कर रहा है कि भैया ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, एक और इसके बारे में सुनो। दिस स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल फॉर हीट इंजन्स। इट शोज दैट वर्किंग सब्सटेंस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल cannot convert all the heat extracted from the source into mechanical work on or rejection of heat to the sink is necessary। मीन्स ये सिर्फ इतनी चीज कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। सिंपल, आप सिर्फ जो शुरुआत में मैंने पढ़ा उस पर ध्यान दो कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट other than extracting heat from a reservoir performing an equivalent amount of work। That's it। कि मतलब it is impossible कि ऐसी कोई इंजन हम बना सकें जो ऐसा काम करे जिसमें कुछ एक्सट्रैक्ट ही ना करे और सिंपल जितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है सोर्स में से उसको डायरेक्टली टोटल वर्क में कन्वर्ट कर दे। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्लॉसियस स्टेटमेंट जो मैंने बोला था, सेकंड स्टेटमेंट, वो भी यही चीज कह रहा है बट कुछ अलग टर्म्स में। समझो, ये कह रहा है क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by any external agency to transfer heat from a body at lower temperature to another body at higher temperature। दोनों स्टेटमेंट के एग्जांपल मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, क्लॉसियस स्टेटमेंट यही कह रहा है कि बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल वर्क, जब तक कंप्रेसर नहीं लगाओगे तब तक फ्रिज लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर नहीं कर पाएगा। समझो लॉजिक को, जब तक एक्सटर्नल गीजर नहीं लगाओगे घर में तब तक पानी नॉर्मल टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक गर्म नहीं कर पाओगे। गेटिंग द लॉजिक? यू नीड टू पुट इन सम एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूं मैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। इट सेज इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by any external agency to transfer heat from a body at lower temperature to another body at higher temperature। ओके, ठीक, ये दो स्टेटमेंट्स हैं लॉ के। एंड सिग्निफिकेंस, अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो यू कैन से दैट ये सेकेंड लॉ का काम ही ये है कि वो इस एफिशिएंसी पे क्वेश्चन उठा देता है। ठीक है, ये कहता है कि ये एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। ठीक है, और कार्नट इंजन जो सेकंड टॉपिक है हमारा, कार्नट इंजन यही है। कार्नट इंजन जो बनाया गया था, तो दिस वाज एन हाइपोथेटिकल इंजन। हाइपोथेटिकल इंजन, ठीक है, हाइपोथेटिकल से मतलब समझ गए होंगे, इट वाज अ वर्चुअल कंसेप्ट, सिर्फ दिमाग में था और ऐसा एक्चुअल में कभी नहीं बन सकता। ठीक है, ये अभी तक के जितने भी इंजन्स हैं उसमें इसकी कैपेसिटी, इसकी एफिशिएंसी हाईएस्ट थी, मैक्सिमम। ओके, सो पॉइंट इज इसमें जो कंडीशंस यूज की गई और जो भी चीजें की गई, तो बेसिकली दिस वाज एन हाइपोथेटिकल इंजन और लाइक इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप सच एन इंजन इन द रियल लाइफ। ठीक है, सो पॉइंट इज इट वाज एन हाइपोथेटिकल इंजन एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ हीट इंजन। ठीक है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स। आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से समझो कि इट अफेक्ट्स, इट डायरेक्टली चैलेंजेस कि भैया ऐसा नहीं हो सकता। जब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होगा, जब तक आप हीट एक्सट्रैक्ट नहीं, हीट मतलब लूज नहीं करोगे, तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते जितनी भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे हो। ओके, दिस इज व्हाट सेकंड लॉ सेज। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्मोडायनामिक्स। आपको क्या करना है, सारे वीडियोस देखो, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इनकी एप्लीकेशन समझो, कहां से चीज शुरू हुई। पहले लॉ ने बताया हीट ट्रांसफर होगा, दूसरे लॉ ने क्या बताया कि हीट ट्रांसफर, जो हीट लेंगे, जो हीट एब्जॉर्ब होगी, उसको, उसका इक्विवेलेंट क्या है, वो टोटल हो जाएगा वर्क डन और इंटरनल एनर्जी का। फिर तीसरे लॉ ने, सेकंड लॉ ने क्या बताया, सेकंड लॉ ने कहा कि भैया ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ आप एब्जॉर्ब ही करते जाओ। ठीक है, अगर एक्सट्रैक्ट मतलब उसमें से लूज करना जरूरी है, एक्सट्रैक्ट करो सोर्स से एनर्जी, हीट, बट जितना वर्क डन कर रहे हो वर्क डन तो करा, उसके बाद जो बचा वो एक्सट्रैक्ट भी होगा, निकलेगा भी सही उसमें से, वो लूज भी करना पड़ेगा सिस्टम को। इनपुट आ रहा है, आउटपुट निकल रहा है, तो बीच में जो लॉसेस होते हैं, ये जो हीट लॉस हो रहा है, हीट का ये जो Q2 है, ये जो सिंक पे वो लूज कर रहा है, ये क्या है, ये बची हुई हीट तो है। सो ये सब होता है, गाड़ी चलेगी, आप पेट्रोल डालोगे तो धुआं तो निकलेगा ही सही, तभी गाड़ी अच्छे से चल पाएगी। अब अगर आप अपने गाड़ी के साइलेंसर को बंद कर दो एंड देन यू ट्राई टू ड्राइव, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्मोडायनामिक्स। कीप स्टार्टिंग।
Last topic was Mayer's relation, which is Cp minus Cv equals to R. Let's say इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है. ओके यहां पे हमने एक केस लिया, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2. ओके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, सो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज. ठीक है, नाउ पॉइंट इज हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक बीकर लिया, ठीक है, और उसमें हमने एक फिक्स पिस्टन रखा. ये मूव नहीं कर सकता, दिस इज नॉट मूवेबल, दिस इज फिक्स्ड. और हमने इसको हीट किया कैसे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे. भाई मूव नहीं कर सकता, सिंपल है. ठीक है, और इसमें हमने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ली. आइडियल गैस की कंडीशंस आपको मालूम है. एंड हमने ये बोला कि हम इसको हीट तो कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब जो चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए ना, वो dt होना चाहिए. ठीक है, कुछ भी एक सिंपल dt यानी कि एक माइन्यूट सा चेंज है वो होना चाहिए इसमें, टेम्परेचर चेंज. ठीक है, तो अब जब हम इसको हीट करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो Q इक्वल्स टू NCV dt लिख सकते हैं हम, NCV del T. ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं स्पेसिफिक हीट में. ठीक है, सो छोटी टर्म में लिखें dq, तो dq विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल हमने एक ही लिया है, Cv, ये भी dt हो जाएगा. सो dq कितना है हमारे पास, Cv dt. ओके, कीप इट लाइक इक्वेशन नंबर 1. नाउ वी नो दैट वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ p dv. कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0. इस इक्वेशन में पुटअप करें Q इक्वल्स टू W प्लस U, तो ये क्या हो जाएगा, हीट, वही वाली वर्क डन, फर्स्ट लॉ वाली इक्वेशन है. नाउ इसमें जब हम इसको पुटअप करेंगे, वर्क डन की वैल्यू तो 0 पुट कर दी, एंड dQ की वैल्यू ये पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा इंटरनल एनर्जी में चेंज विल बी इक्वल टू Cv dt. ओके, इंटरनल एनर्जी में चेंज Cv dt. नाउ वन कैन अंडरस्टैंड कि इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. अगर dt का चेंज है तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो रही है, Cv dt. ठीक, एक पर्टिकुलर गैस के लिए, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस के लिए इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे. ठीक, ओके. सेकंड केस हम लेते हैं जिसमें हमने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ही लिया और हमने ये पिस्टन मूवेबल रखा एंड हम इसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं. कांस्टेंट प्रेशर पे, उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया था, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं. ओके, चेंज वही चाहिए हमें dt का. ठीक है, तो यहाँ भी dt का चेंज है और यहाँ भी dt का चेंज है, यहाँ पे इसलिए मैंने सेम मार्क किया हुआ है. तो यानी कि इन दोनों में जो dt में चेंज आएगा उसकी वजह से जनरेट होने वाली जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सेम होगी. क्यों, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इज सेम. ठीक, ओके. अब कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू NCP del T. ओके, तो शॉर्ट छोटे टर्म में लिखेंगे तो व्हाट विल गेट, dq बराबर Cp dt. n तो 1 हो गया. ओके, कीप इट लाइक इक्वेशन नंबर 1. जैसे हमने यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट किया था वैसे ही अभी आगे इसको यूज करेंगे. सो dq आ गया Cp dt. नाउ dq वही वाली इक्वेशन फर्स्ट लॉ की यही होती है. अब वर्क डन इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस क्या हो जाएगा, वही p dv हो जाता है. p dv का इंटीग्रेशन होता है, वैसे तो इसमें p कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, p इंटीग्रेशन dv, जिसमें हम सिंपली इसको लिख सकते हैं p dv लिखते हैं अभी. ठीक है, p dv बिकॉज ये वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है. ठीक है, अब p dv क्या होता है वो यहां से देखो आप, pv इक्वल्स टू nRT इक्वेशन होती है आइडियल गैस. 1 मोल के लिए pv इक्वल टू RT हो गया. देन इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, p dv प्लस v dp इक्वल टू r dt. कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस है तो ये तो हो गया 0, बचेगा क्या, p dv इक्वल्स टू r dt. ठीक, इसको उठा के हम यहाँ पे पुटअप करेंगे p dv की जगह. ठीक, और यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा मैंने du की जगह पे क्या लिखा है, Cv dt यहाँ पे निकाला था हमने. ठीक है, इसी को यहाँ पे पुट किया है. क्यों, मैंने बताया टेम्परेचर में चेंज अगर सेम है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी सेम होगा. ओके, एंड देन यू कैन इजीली कैलकुलेट dt कैंसिल, यू विल गेट द रिलेशन Cp minus Cv equals to R. ओके, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ मेयर्स रिलेशन और दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, ये आपको आना चाहिए. सो जस्ट गो थ्रू इट प्रॉपर्ली और गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, 0th लॉ, अच्छे से पढ़ो इनको, डेरिवेशंस करो and go through the numericals too. Okay, thank you.